बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 में आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, कोयला नेचुरल गैस और पेट्रोलियम फॉसल फ्यूल्स कहलाते हैं। फॉसल फ्यूल्स के बारे में थ्योरी ये है कि करोड़ों साल पहले जानवर और पौधे कुदरती आफात और ज़लज़लों के नतीजे में ज़मीन के नीचे दब गए। फिर हाई टम्परेचर और हाई प्रेशर के ज़ेर असर इनमें केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस शुरू हो गए और एक लंबे अरसे में इनके डिके के नतीजे में फॉसल फ्यूल्स वजूद में आए। ज़ेर ज़मीन फॉसल फ्यूल्स का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है और इनसे हम वसी पैमाने पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं। यहाँ हम 1 बाय 1 तीनों फॉसल फ्यूल्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम कोयले को देखते हैं। कोयले के बारे में बिलीव किया जाता है कि ये 50 करोड़ साल पहले ज़मीन के नीचे दब जाने वाले दरख्तों की बाकिया से बना है। कोयले की 4 इकसाम हैं। नंबर 1 पीट, इसमें कार्बन कंटेंट 60% है। नंबर 2 लिग्नाइट है, इसमें कार्बन 70% है। इसका कलर ब्राउन होता है और ये नरम किस्म का कोयला है। नंबर 3 पे बिटुमिनस कोल है, इसमें कार्बन कंटेंट 80% है। इसका कलर ब्लैक होता है और ये भी नरम किस्म का कोयला है। नंबर 4 पे एंथ्रासाइट है, इसमें कार्बन कंटेंट 90 to 98% तक होता है। इसका कलर भी ब्लैक है और ये सख्त किस्म का कोयला है। एंथ्रासाइट जो है ये सबसे अच्छी किस्म का कोयला जो है वो समझा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लकड़ी का मुख्तलिफ़ किस्म के कोयलों में तब्दील होने का अमल जो है ये कोलिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। यहाँ कोलिफिकेशन प्रोसेस को एक फ्लो शीट डायग्राम से वाज़े किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, पौधे और दरख्त जो हैं जब ये डेड हो जाते हैं तो बैक्टीरियल एक्शन और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में वो पीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पीट जो है ये ज़ेर ज़मीन 5 से 8 फीट की गहराई में पाया जाता है। ये आमतौर पे वेट लैंड्स में बनता है, यानी ऐसी जगह जहाँ बारिश का पानी खड़ा रहता है या पास कोई झील है या नदी नाला बहता है या फिर वहाँ दलदली ज़मीन है। पीट के बनने के लिए पानी का मौजूद रहना और ऑक्सीजन की सप्लाई महदूद होना बुनियादी शर्तें हैं। उसके बाद पीट जो है ये हाई टम्परेचर और हाई प्रेशर के ज़ेर असर लिग्नाइट में तब्दील हो जाती है और लिग्नाइट जो है ये पीट की निस्बत ज़्यादा गहराई में बनता है। उसके बाद लिग्नाइट जो है ये अंडर हाई प्रेशर बिटुमिनस कोल में तब्दील हो जाता है। बिटुमिनस कोल लिग्नाइट की निस्बत भी ज़्यादा गहराई में बनता है। उसके बाद बिटुमिनस कोल जो है ये प्रेशर के ज़ेर असर एंथ्रासाइट कोल में तब्दील हो जाता है। यहाँ आप पीट की एक पिक्चर जो है वो मुलाहजा कर सकते हैं। उसके बाद ये लिग्नाइट है, ये जो है ये बिटुमिनस कोल है और ये एंथ्रासाइट है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है। जब कोयले को हवा की गैर मौजूदगी में 500 से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो वो कोक, कोलतार और कोल गैस में तब्दील हो जाता है।
इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टर डिस्टिलेशन कहते हैं। इनमें से कोक जो है वो ग्रे कलर का एक पोरस और सख्त सॉलिड है, जबकि कोल तार जो है ये एक ब्लैक विस्कस लिक्विड है जिसमें 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और इन कंपाउंड्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए एक दूसरे से अलग करते हैं। जबकि जो कोल गैस है ये हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है और इनमें क्या बुनियादी फ़र्क है। सिंपल डिस्टिलेशन में हम किसी एक लिक्विड को बुखारात में तब्दील कर लेते हैं और फिर इन बुखारात को ठंडा करके प्योर लिक्विड हासिल कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें इस फ्लास्क के अंदर हमारे पास नहर का पानी है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो पानी बुखारात में तब्दील होता है और ये बुखारात फ्लास्क में से गुजरकर इस इनर ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। इस इनर ट्यूब के अंदर एक आउटर जैकेट है। इस आउटर जैकेट में ठंडा पानी यहाँ से एंटर होता है, इनर ट्यूब के इर्द गिर्द घूमता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से जो बुखारात हैं वो ठंडे हो जाते हैं और वो बुखारात लिक्विड बनकर हमें इस फ्लास्क में हासिल हो जाते हैं। इस तरीके से हमें प्योर वाटर हासिल हो जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स के मिक्सचर को उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की बुनियाद पर अलहदा करते हैं। फ़र्ज़ करें अब इस फ्लास्क के अंदर हमारे पास मेथनॉल और वाटर का एक मिक्सचर है। मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हम इस मिक्सचर को गर्म करते हैं 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो मेथनॉल के मैक्सिमम बुखारात बनकर इस फ्लास्क से निकलते हैं और इस इनर ट्यूब में आते हैं और वो ठंडे होते हैं और ठंडे होकर इस फ्लास्क में हमें लिक्विड मेथनॉल हासिल हो जाती है, जबकि मैक्सिमम वाटर इस फ्लास्क के अंदर ही रह जाता है। लेकिन चूँकि ये एक सिंपल अपरेटस है तो थोड़ी सी मिकदार में वाटर वेपर्स भी इस ट्यूब के अंदर पहुंचते हैं और वो मेथनॉल में मिक्स हो जाते हैं। इस मसले को हल करने के लिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस्तेमाल किया जाता है। नीचे वाली डायग्राम में शीशे की एक बड़ी ट्यूब है जिसके अंदर स्प्रिंग की तरह बल खाती हुई एक इनर ट्यूब है। इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। यहाँ इनर ट्यूब को स्प्रिंग की तरह बल देकर बनाने का मकसद इसकी लेंथ बढ़ाना है ताकि बुखारात को बाहर निकलने के लिए ज़्यादा रास्ता तय करना पड़े और इस दौरान ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले जो लिक्विड्स हैं वो ठंडे होकर वापस नीचे आ जाएं। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास इस फ्लास्क के अंदर 3 लिक्विड्स एथेनॉल, मेथनॉल और पानी का मिक्सचर है। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 79 डिग्री के करीब है। सबसे पहले हम मिक्सचर को 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं जो कि मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है। मेथनॉल के बुखारात बहुत ज़्यादा मिकदार में, जबकि एथेनॉल और पानी के बुखारात कम मिकदार में बल खाती इनर ट्यूब में ऊपर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ एथेनॉल और पानी के बुखारात तो ठंडे होकर वापस नीचे आ जाते हैं, जबकि मेथनॉल के बुखारात इस वाली ट्यूब तक पहुँच जाते हैं और यहाँ ठंडे होने के बाद वो फ्लास्क के अंदर पहुँच जाते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर जो है वो मेथनॉल प्योर हालत में हासिल हो जाती है। अब बाकी बंदा मिक्सचर को हम 79 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। एथेनॉल और पानी के बुखारात बलदार ट्यूब में ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पानी के बुखारात ठंडे होकर वापस आ जाते हैं, जबकि एथेनॉल के बुखारात बाहर वाली ट्यूब में पहुँचते हैं। फिर उनको हम ठंडा करते हैं और एक और फ्लास्क को इस्तेमाल करते हुए उनको यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से एथेनॉल जो है वो हमें रेक्टिफाइड सेपरेट की सूरत में हासिल हो जाती है, जबकि पानी जो है वो स्टार्टिंग फ्लास्क के अंदर ही रह जाता है।
इस तरीके से हमने मेथनॉल, एथेनॉल और पानी जो है वो सेपरेट कर लिए। सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपने देखा कि लिक्विड्स बुखारात में तब्दील होते हैं और फिर उनको ठंडा करके हम दोबारा लिक्विड हासिल कर लेते हैं, जबकि लिक्विड्स में कोई केमिकल चेंज नहीं आती या वो डिकम्पोज नहीं होते। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में जब हम कंपाउंड्स या मिक्सचर्स को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। इस तरह बड़े मॉलिक्यूल्स टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं और हमें बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर हासिल हो जाता है, जिसको बाद में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का फ़र्क वाज़ेह हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान में कोयले की क्या सूरत हाल है। एक इदारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान में कोयले के ज़खायर जो हैं वो 184 बिलियन टन्स हैं। पाकिस्तान में निकाले जाने वाले कोयले का 80% जो है वो भट्टों में ईंटें पकाने में इस्तेमाल होता है, जबकि कुछ कोयला जो है वो घरेलू मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि बारबेक्यू बनाने में। सिंध कोल अथॉरिटी और पंजाब, बलूचिस्तान और KPK के डायरेक्टोरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट्स जो हैं वो बिजली पैदा करने के लिए कोयले के इस्तेमाल को बढ़ाने में दिलचस्पी ले रहे हैं और इस मकसद के लिए बहुत सी तरगीबात दी जा रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। इस मिक्सचर में मीथेन तकरीबन 85% होती है। नेचुरल गैस भी बाकी फॉसल फ्यूल्स की तरह ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन से बनती है। यहाँ कुछ जनरल नॉलेज की बातें शेयर कर लेते हैं। एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी CNG, इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो इसमें गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती बल्कि गैसेस फॉर्म में ही होती है। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी जो है वो LNG इस्तेमाल की जाती है, इसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। उसके बाद है LPG, इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। इसमें जो है प्रोपेन और ब्यूटेन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, जबकि मीथेन और इथेन की परसेंटेज कम होती है। नेचुरल गैस पाकिस्तान में एनर्जी का एक अहम ज़रिया है, क्योंकि पाकिस्तान में कोयले और पेट्रोलियम के ज़खायर की कमी है। पाकिस्तान में नेचुरल गैस काफ़ी सस्ती है, इसलिए इसको बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सीमेंट और जनरल इंडस्ट्रीज़ में ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में खाम माल के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये घरेलू मकासद के लिए भी इस्तेमाल होती है। उसके बाद हम देखते हैं पेट्रोलियम। ज़मीन से निकलने वाले तेल को हम मिनरल ऑयल कहते हैं, और जब ये मिनरल ऑयल खालिस हालत में आ जाता है तो उसको पेट्रोलियम कहा जाता है। मिनरल ऑयल सेडिमेंट्री रॉक्स में ऑर्गेनिक मैटर की स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन के नतीजे में बनता है। सेडिमेंट्री रॉक्स वो चट्टानें होती हैं जो ऑर्गेनिक मैटर के तय दर तय जमने से बनती है। मिनरल ऑयल जो है ये ब्लैकिश कलर का एक लिक्विड है जिसको हम क्रूड ऑयल भी कह देते हैं। क्रूड ऑयल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम इसको मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में हासिल कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पेट्रोलियम की या क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे की जाती है और हमें कौन कौन सी फ्रैक्शंस हासिल होती हैं। डायग्राम में हमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दिखाया गया है। इसमें मुख्तलिफ चैम्बर्स बने हुए हैं, जैसे कि ये एक चैम्बर आप देख सकते हैं। हर चैम्बर में हमें एक पेट्रोलियम फ्रैक्शन जो है वो हासिल होती है। क्रूड ऑयल को एक फर्नेस में गर्म करके
जो कि अंडर हाई प्रेशर होता है ये प्रोसेस, और 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम गर्म करके क्रूड ऑयल को बुखारात में तब्दील कर लेते हैं। इन बुखारात को टावर की बेस में पहले चैम्बर में छोड़ा जाता है, यहाँ से इसको इसके अंदर दाखिल किया जाता है। ये बुखारात इन चैम्बर्स में बने हुए सुराखों में से गुजरकर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले चैम्बर में जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो नीचे सॉलिड फॉर्म में सेटल हो जाते हैं, जैसे एस्फाल्ट या पेट्रोलियम कोक। एस्फाल्ट और या पेट्रोलियम कोक जो है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसको हम रूफिंग के लिए, यानी कि ये छतें बनाते वक्त उसके ऊपर इसको लगाते हैं। पेविंग के लिए, सड़कें बनाने के लिए हम इसको बनाते हैं। सड़कों की जो ये कारपेटिंग होती है वो इसी से होती है। इसको फ्यूल के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं और इसको एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। बाकी के बुखारात जो हैं वो सेकंड चैम्बर में पहुंचते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होकर 370 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। इस टेम्परेचर पर एक फ्रैक्शन जो है जिसको फ्यूल ऑयल कहा जाता है वो लिक्विड फॉर्म में अलहदा हो जाती है और उसको यहाँ से सेपरेट कर लिया जाता है। ये जो फ्यूल ऑयल है इसमें आमतौर पे पैराफिन्स होती हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स वो 23 कार्बन वाले से लेकर 29 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो इसमें हो सकते हैं। ये वैक्स प्रोडक्ट्स हैं, इसको फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बाकी मंदा बुखारात जो हैं वो अगले चैम्बर में दाखिल होते हैं। यहाँ पे बुखारात का जो टेम्परेचर है वो 370 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है। इस टेम्परेचर पर हमें एक और फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में हासिल होती है जिसको यहाँ से हम अलहदा कर लेते हैं। इसको हम लुब्रिकेटिंग ऑयल्स कहते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स जो हैं ये विस्कस लिक्विड्स हैं और इनमें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें कार्बन एटम्स की तादाद 18 से ज़्यादा होती है और ये लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे इंजन के पार्ट्स को रगड़ से बचाने के लिए हम मोबिल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बाकी मंदा बुखारात अगले चैम्बर में दाखिल होते हैं और यहाँ टेम्परेचर जो है वो 350 से कम होकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। यहाँ पे हमें जो एक फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में हासिल होती है वो डीजल है, या जिसको हम गैस ऑयल भी कहते हैं, और उसको हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। गैस ऑयल में मौजूद हाइड्रोकार्बन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 275 से ज़्यादा होता है और इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स शामिल हैं उनमें 12 कार्बन से लेकर 18 कार्बन तक वाले हाइड्रोकार्बन्स शामिल हो सकते हैं। इसको हम डीजल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या हीटिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बाकी के बुखारात जो हैं वो अगले चैम्बर में दाखिल होते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 325 से 175 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान आ जाता है। यहाँ पे हमें एक फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में हासिल होती है जिसको हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं और ये केरोसिन ऑयल है। केरोसिन ऑयल में शामिल हाइड्रोकार्बन्स की जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो 175 से 325 है और इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो 8 कार्बन से लेकर 14 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसको हम हीटिंग फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। इसी तरीके से बुखारात अगले चैम्बर में पहुंचते हैं, वहां हमें गैसोलीन की फ्रैक्शन हासिल होती है। गैसोलीन में शामिल हाइड्रोकार्बन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 40 से लेकर 220 तक हो सकता है और इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो 4 कार्बन से लेकर 13 कार्बन तक हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें अच्छा गैसोलीन हासिल करना है तो उसमें जो कार्बन आइटम्स हैं वो 6 से लेकर 8 तक होंगे। इसको हम मोटर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उससे ऊपर हमें लिग्रोइन या नेफ्था हासिल होता है जिसमें शामिल हाइड्रोकार्बन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 60 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और इसमें हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनमें 6 से लेकर 7 कार्बन होते हैं। लिग्रोइन या नेफ्था को हम सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं या फिर इसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमें फ्रैक्शन हासिल होती है उसको पेट्रोलियम ईथर कहा जाता है।
पेट्रोलियम ईथर में शामिल हाइड्रोकार्बन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और इसमें शामिल हाइड्रोकार्बन्स में 5 से लेकर 6 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो हो सकते हैं। इसको हम सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, और सबसे ऊपर जाकर हमें नेचुरल गैस या पेट्रोलियम गैस हासिल होती है। इसमें शामिल हाइड्रोकार्बन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 से कम होता है, और इसमें 1 से लेकर 4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं, जिनको हम फ्यूल के तौर पर या दूसरे पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। तो हमारी बुक के मुताबिक पाकिस्तान में 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान में 8 ऑयल रिफाइनरीज मौजूद है। इनमें से एक ऑयल रिफाइनरी अटक ऑयल रिफाइनरी जो है वो मोरगा के मुकाम पर वाक़ है, जो कि रावलपिंडी के नज़दीक है, और इसकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 1.25 मिलियन टन्स है। 2 ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो कराची में लगी हुई हैं, जिनकी मजमूई जो है कैपेसिटी वो 2.13 मिलियन टन्स है, जबकि एक रिफाइनरी पाक अरब रिफाइनरी महमूद कोट जो कि मुल्तान के नज़दीक है वहाँ वाक़ है। जबकि बाद में बनने वाली रिफाइनरीज में बाइको 1, बाइको 2, NR1 और NR2 शामिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज का हमारा लेक्चर है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उनमें है जी व्हाट इज़ कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कोल इज़ ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जस्टिफाई। तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आप स्मार्ट केमिस्ट्री कंसल्ट कर सकते हैं।